हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, राइट। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 का आपका एक टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। हम इसमें पढ़ेंगे कि मार्केट्स को हम किस किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली बात, मार्केट्स दो पार्ट्स में क्लासिफाई होती है जनरली, जिसको हम जर्नल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मार्केट एंड नेक्स्ट इज फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या हुआ? उन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट जो कि आपके हाउस होल्ड्स बाय करते हैं। जैसे एलईडी टीवीज है, राइट, ये हाउस होल्ड बाय करते हैं, ठीक है। और क्लोथ्स, ये जो मार्केट है ये प्रोडक्ट मार्केट है। फैक्टर मार्केट मतलब जहां पर बिजनेस पर्संस के लिए जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं विच द फर्म बाय द रिसोर्सेज दे नीड, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद रजे नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट, आप इस जर्नल क्लासिफिकेशन के अलावा मार्केट्स को और फॉर्म में भी क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड टाइप ऑफ कंपटीशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया फ्रॉम द मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव, द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच द प्रोडक्ट सेल शुड बी अंडरटेकन हैज वास्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ द फर्म। ठीक है, वो फर्म पे बहुत इम्पैक्ट डालती है कि आप किस ज्योग्राफिकल एरिया को टारगेट कर रहे हो। On the basis of geographical area covered, markets are classified into first local markets, second regional markets, next third है आपका national market and fourth one is international market। ठीक है, तो सबसे पहले कवर करते हैं लोकल मार्केट्स। लोकल मार्केट्स मतलब जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया और रीजन तक सीमित रहती है, इसको हम लोकल मार्केट बोलते हैं। When buyers and sellers are limited to a local area or region, the market is called local market। ठीक है, जैसे आप वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो, ठीक है, जो आपका वीकली बाजार लगता है, वहां से आप वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो, वो लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट में ज्यादातर परिशेबल गुड्स, जो हाईली परिशेबल गुड्स हैं, ये सेल या परचेज होते हैं। एंड बल्कि आर्टिकल्स जो मूव नहीं हो सकते। देखो आज के डेट में कहीं ना कहीं ये पॉइंट थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं रखता, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रेड और मिल्क ये सब हाईली परिशेबल है, बट ट्रांसपोर्ट तो इनका भी हो रहा है, राइट। लेकिन बल्कि आर्टिकल्स हो गया, हाईली परिशेबल गुड्स हो गया, इनको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रिजर्व नहीं होते हैं, राइट। ठीक है, इन दिस केस द एक्सटेंट ऑफ मार्केट इज लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर लोकेलिटी। ओके, नेक्स्ट जैसे हेयर ड्रेसर्स एंड रिटेलर्स वगैरह। नेक्स्ट उसके बाद है राजे रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट का मतलब क्या हुआ? जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंडर है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो पार्ट है उसका रीजनल मार्केट में मतलब लोकल से थोड़ा सा बड़ा। Regional markets cover a wider area such as few adjacent cities, parts of states और cluster states। ठीक है, अब जैसे पंजाब में लोग क्या करते हैं, लोग साग कंज्यूम करते हैं, तो जो साग है वो सिर्फ नॉर्थ स्टेट्स में मिलता है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। आप साउथ साइड चले जाओ, वहां पर नहीं मिलेगा, राइट, वहां पर कम देखने को मिलेगा। तो वो रीजनल मार्केट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, द साइज ऑफ द मार्केट इज जनरली लार्ज एंड द नेचर ऑफ बायर्स में वेरी इन देयर डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने मखेला एक तरह की साड़ी है, असमी साड़ी जिसको बोलते हैं, इसकी डिमांड कहाँ पर जाए ज़्यादा, असम वाले एरियाज में या उसके एडजॉइनिंग एरियाज में, तो ये रीजनल मार्केट होगी। नेक्स्ट पार्ट है आपका राजे नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट कौन सी होती है? जो पूरा नेशन जहां पर कवर हो गया, पूरा नेशन कवर हो गया। जैसे हिंदी बुक्स की डिमांड है, अब इन्होंने एग्जांपल लिया, हिंदी बुक्स है, उसकी ज्यादातर मार्केट कहां पर होगी? इंडिया में होगी। हिंदी बुक्स की मार्केट इंडिया से बाहर नहीं होगी ना। व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी और सर्विस इज लिमिटेड टू द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री,
वो नेशनल मार्केट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट एज द नेम सजेस्ट पूरे वर्ल्ड में इसकी मार्केट है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, इसकी इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। यूजुअली a commodity is said to have international market when it is exchanged internationally. यूजुअली हाई वैल्यू और स्मॉल बल्क कमोडिटीज जिनको ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। वो कहते हैं द अबव क्लासिफिकेशन हैज बिकम मोर और लेस आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया परिशेबल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि परिशेबल गुड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीजनल मार्केट तक ही सीमित रहे, है ना। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस के बाद अब नेक्स्ट हमने करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे आपकी जो मार्केट है वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और सेकुलर पीरियड मार्केट, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है, आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल सेलर है, अब एक वेजिटेबल सेलर है वो क्या करता है, वो अपने पास एक दिन 50 kgs ऑफ पोटैटो जो है वो लेकर बैठा है। अब उसको एकदम से पता चला कि पोटैटोज के प्राइसेस जो है वो राइज हो गए, तो वो सप्लाई एकदम से चेंज नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है वो ऐसा करे कि हाँ मैं 50 kg से ज़्यादा पोटैटो अभी सेल कर दूँ, नो। क्यों? क्योंकि अगर उसको 50 kg से ज़्यादा सेल करने हैं, 50 किलो से ज़्यादा उसको सेल करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार मार्केट छोड़नी पड़ेगी। वो जाएगा अपने होलसेल मार्केट में, वहाँ से परचेज करेगा एंड देन वो क्या करेगा, बेचेगा, राइट। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी मार्केट होती है, इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पर सप्लाई फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई, ना ही आप इसको इंक्रीज कर सकते हो ना ही डिक्रीज कर सकते हो। कमोडिटीज जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट उसके बाद है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़ा बड़ा। Short period market is a market which is slightly longer than very short period market. In this period, the supply of output may be increased by increasing the employment of variable factors. ठीक है, अब देखो राजे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल फैक्टर्स की सप्लाई को कहीं ना कहीं चेंज करके मैं इन शॉर्ट पीरियड अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती हूँ। चैप्टर नंबर 3 में हम ये पढ़ते हैं। वो कहते हैं इन दिस पीरियड द सप्लाई ऑफ आउटपुट में बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विद गिवन फिक्स्ड फैक्टर। शॉर्ट पीरियड मार्केट में हम प्रोडक्ट की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, बट जितना वेरिएबल फैक्टर से हो सकता है सिर्फ उतना ही। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ये वेयर हाउस जो है वो मान लो एक लैंड मैंने रेंट पे ली। अब इसमें इस लैंड में 3 मशीन्स जो है वो मैंने एम्प्लॉय की। अब अगर इस लैंड में 3 मशीन्स मैंने एम्प्लॉय की हैं तो उस केस में रजे क्या होगा, उस केस में मैं पहले नंबर ऑफ लेबर्स जो थे वो मेरे पास वो कितने थे, 2 थे जो इन 3 मशीन्स को हैंडल कर रहे थे, और जो मेरा आउटपुट बन रहा था वो 1000 यूनिट का बन रहा था। अब मैंने सोचा क्यों ना आउटपुट बढ़ाया जाए। तो देखो इन शॉर्ट पीरियड मुझे फिक्स्ड फैक्टर, इसमें मेरा फिक्स्ड फैक्टर कौन सा है, फिक्स्ड फैक्टर है मशीन, मैं उसको इंक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि शॉर्ट पीरियड है ना। तो मैं क्या करूंगी, लेबर को इंक्रीज कर दूंगी, लेबर को इंक्रीज करके अपना आउटपुट बढ़ा लूंगी। पहले 2 लेबर एम्प्लॉय कर रखे थे, अब 3 कर दूंगी। तो शॉर्ट पीरियड मार्केट वो होती है जहां पर आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाकर सप्लाई कम या ज्यादा कर सकते हो। फिक्स्ड फैक्टर्स यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। फिक्स्ड फैक्टर्स अगर चेंज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पीरियड मार्केट में चेंज होंगे। तो इन लॉन्ग पीरियड मार्केट ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज में बी चेंज बाय स्केल ऑफ प्रोडक्शन। पहले एक फैक्ट्री थी, डिमांड बढ़ी, लॉन्ग रन में मैंने क्या किया, दूसरा फैक्ट्री इंस्टॉल कर लिया। अब दूसरे फैक्ट्री में मैंने क्या किया, दूसरे फैक्ट्री में मैंने 2 मशीन्स लगा ली, एक से ज्यादा मशीन्स जो है वो लगा ली। नेक्स्ट सेकुलर मार्केट या सेकुलर पीरियड मार्केट ये कौन सी मार्केट होती है, वो कहते हैं इज वन व्हेन सेकुलर मूवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सर्टेन
फैक्टर, इसमें मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है, इसमें बिजनेस साइकिल्स आ रही है, ठीक है, क्लियर। टाइम पीरियड के बेसिस पे आप इन 4 फॉर्म्स में मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को हम कैश मार्केट भी बोलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट को हम फ्यूचर मार्केट भी बोलते हैं। देखो फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर के बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन मैं यहां पर आपको बताऊंगी। देखो स्पॉट मार्केट कौन सी मार्केट होती है, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो लेट से सपोज करो आज डेट क्या है, आज है मान लो 1 दिसंबर। अब मैं बिजनेस करती हूँ, मुझे कोई यूएस का बंदा है, उससे मुझे ऑर्डर आया कि मैम आप मुझे एक्स अमाउंट ऑफ यूनिट्स जो है अपने प्रोडक्ट के सप्लाई करो, मतलब मुझे एक्सपोर्ट करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स अमाउंट की जो वैल्यू बन रही थी, ठीक है, वो बन रही थी मान लो $1 लाख। मैंने डॉलर्स में लेने हैं ना पैसे, तो $1 लाख बन रही थी, ठीक है। मैंने देखा कि आज की डेट में यानी कि ऑन 1 दिसंबर जो डॉलर का रेट है $1 है। अब मेरी होम करेंसी तो रुपी है ना, मेरे पास तो रुपी ही होंगे, तो जो $1 का रेट है वो हो चुका है ₹80, राइट। दिस इज हाइपोथेटिकल ओनली, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। दिस इज नॉट, दीज आर नॉट रियल रेट्स जो इस एग्जाम्पल में यूज हों, वो 80 रुपये यूज हो चुके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, 80 रुपये हो चुका है। तो अब इस केस में मैंने कहा $1 के 80 रुपये मिलते हैं, तो $1 लाख जब मुझे रिसीव होंगे तो मुझे 80 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है, ओके डन है। लेकिन जो मुझे कंसिडरेशन रिसीव होगी वो होगी 2 मंथ्स के बाद। 2 मंथ्स के बाद मतलब दिसंबर जनवरी, मुझे 31 जनवरी को नेक्स्ट ईयर कंसिडरेशन रिसीव होगी। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट करके गुड सप्लाई करके बैठ जाऊं, और मैं वेट कर रही हूं जब 31 जनवरी आएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं ये डॉलर्स को बेच के गवर्नमेंट को रुपए ले लूंगी। तो मैंने 31 जनवरी तक वेट की। 31 जनवरी को डॉलर का रेट हो चुका था $1 इक्वल्स टू 79 रुपी। मुझे थोड़ा सा दुख तो हुआ कि यार जहाँ पर पहले मुझे 80 रुपये मिलने थे वहाँ अब सिर्फ 79 मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, मैंने उस दिन का स्पॉट चेक किया, इसको बोलते हैं स्पॉट रेट, राइट। जैसे ये 1 दिसंबर का ये स्पॉट रेट था, उसी तरह से 31 जनवरी का ये स्पॉट रेट है, ओके ठीक है। स्पॉट रेट का मतलब क्या हुआ, स्पॉट रेट का मतलब हुआ कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है मैंने उसी दिन रेट देखा और उसी दिन पर मैंने क्या किया, मैंने एक्सचेंज कर लिया। इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट। लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे टेंशन 2 महीने पड़े हैं, कहीं डॉलर का रेट कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। मैं एक दिन अपने फ्रेंड के पास बैठी थी, मैंने उसको फ्रेंड को बोला कि यार देख मेरे को ना एक बात की टेंशन है। तो मेरा फ्रेंड बोलता है क्या टेंशन है तुम्हें बताओ। तो वो कहता है, मैंने उसको कहा कि देख मैंने ना $1 लाख रिसीव करने हैं ऑन 31 जन। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से मुझे लॉस ना हो जाए। तो मेरा फ्रेंड कहता है तू एक काम कर, ये जो बात मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में हो रही थी ना, ये बात मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में हो रही थी 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 दिसंबर को बात हो रही थी। अच्छा ठीक है, मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है कि तू एक काम कर, तू ना मैं तेरे को अभी कह देता हूँ कि $1 जो है वो मैं तुझे 81 में दूंगा। मैंने कहा देख ऐसे कैसे कह देगा, अगर मान लो $1 का रेट कुछ और हो गया मार्केट में 31 जनवरी को, तो कहते तू टेंशन मत ले, मैंने जब तुझे बोल दिया 81 में मैं तुझे दूंगा, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फॉरवर्ड मार्केट। मतलब मैंने रेट अभी फिक्स कर लिया, बट डिलीवरी जो है, जो एक्सचेंज होगा रुपी का डॉलर से या डॉलर का रुपी से, वो इन फ्यूचर होगा। तो जब रेट प्रेजेंट टाइम में तय हो जाए लेकिन डिलीवरी फ्यूचर में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं, ठीक है।
फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। तो देखो वो कहते हैं स्पॉट मार्केट कौन सी मार्केट हुई? स्पॉट मार्केट और ट्रांजैक्शंस रेफर टू दोज ट्रांजैक्शन वेयर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी पेएबल इमीडिएटली और विद इन ए शॉर्ट पीरियड। मतलब गुड्स और सर्विसेज प्रेजेंट टाइम में ही एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स विद ए प्रॉमिस टू पे। मैं तुझे ये पर्टिकुलर गुड्स जो हैं वो 81 में पे करूंगा, राइट? ये डॉलर्स जो हैं वो 81 में पे करूंगा, मतलब रेट अभी तय हो गया, बट जो डिलीवरी होगी, एक्चुअल डिलीवरी होगी, वो होगी एट सम फ्यूचर डेट। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है रजे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन के बेसिस पर भी हम अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, एक गवर्निंग बॉडी है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन गवर्न कर रहा है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही इसके सारे रूल्स बनाता है एंड ऑल दैट। तो इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शन आर स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड सो एज टू, ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस मार्केट में ना हो सके। नेक्स्ट अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या हुआ? जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जो रेगुलेटेड नहीं होती, जैसे वीकली बाजार। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस टू पार्ट्स हैं, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट मतलब जहां पर कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? B2B ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से परचेज करता है, एक रिटेलर एक होलसेलर से परचेज करता है, राइट? तो इसमें जो ऑर्डर्स आते हैं वो बल्क आते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में आते हैं। नेक्स्ट रिटेल मार्केट। रिटेल मतलब जिसमें B2C ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, रिटेल मार्केट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इस पे तो पूरा आपका चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3 है, ठीक है, इस पूरे में चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3। इसको मैं अपने नोट्स से लूँगी, जो मैं नोट्स हमेशा अपनी क्लासेस में करवाती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन जो है आपकी मार्केट्स कौन कौन से फॉर्म में डिवाइड हो सकती है, ठीक है? तो ये देखो लॉन्ग पीरियड मार्केट, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, जस्ट अ मिनट। हाँ जी राजा, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन आपके दो तरह की मार्केट होती है। एक मार्केट होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रजे कौन सी मार्केट होती है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, कंपटीशन बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि सेलर्स ज्यादा है ना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फिर होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं फर्दर। फर्स्ट इज मोनोपोली, नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक और थर्ड इज ओलिगोपोली। तो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, एक ही बंदा है जो गुड्स बेच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मतलब लार्ज सेलर्स तो हैं बट वो अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहा है, हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट है यहाँ पर हर एक सेलर की जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो अलग है। जैसे मैं एक बात बताऊं, टूथपेस्ट है, अब एक टूथपेस्ट आता है वाइटनिंग के लिए, एक टूथपेस्ट है फ्रेशनिंग के लिए, थर्ड है जर्म्स प्रोटेक्शन के लिए, फोर्थ है सेंसिटिविटी के लिए, राइट। तो हर एक का प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, तो हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट, इसको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। लास्ट ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट कौन सी होती है? जिसमें फ्यू सेलर्स हैं, पूरी इंडस्ट्री है उसमें बहुत कम सेलर्स हैं जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ओलिगोपोली का दी बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, ओके। अब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप लोगों का मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लूंगी, क्यों? क्योंकि आप लोग अपने चैप्टर 4 यूनिट 3 में इन डिटेल में पढ़ोगे। रजे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारा जो सेलर है वो क्या है? वो है प्राइस टेकर। उसको मार्केट से जो प्राइस डिसाइड हुआ है, मैं ये नहीं बोल रही कि लोग डिसाइड करेंगे, नो, जो मार्केट फोर्सेस से यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस डिसाइड हुआ है
उसी प्राइस पर उसको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। मैम क्यों, ऐसा क्यों है? देखो सिंपल सी बात है ना रजे, एक तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, मतलब कंज्यूमर के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, वो चाहे फटाफट से शिफ्ट करेगा, वो कहेगा ये आप प्रोडक्ट महंगा दे रहे हो, वो दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगा। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट भी नहीं है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल विद सेलर इज वेरी लेस इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। अब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो सेलर होता है उसके पास कहीं ना कहीं प्राइस मेकर, ये जो है ये प्राइस मेकर होता है, ये कहीं ना कहीं अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है। क्यों मैम, ऐसा क्यों है? रजे ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखो मोनोपली है। अब जैसे फॉर्म्स देखो ना, सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर कहेगा मैं हूं तो मैं ही प्राइस डिसाइड करूंगा। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक, हर एक सेलर का अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। मेरे टूथपेस्ट में सेंसिटिविटी से डील करने की क्षमता है, इसीलिए मैं ये प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, राइट मेरे प्रोडक्ट में ये अलग फीचर है, इसीलिए मैं ये प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस कंट्रोल थोड़ा सा कम होगा सेलर के पास, मोनोपोली में पूरा प्राइस कंट्रोल होगा, ओलिगोपोली में भी थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू मोनोपोली। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन आप मार्केट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, सो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ मार्केट की क्लासिफिकेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, इम्परफेक्ट या परफेक्ट, इनके डिमांड कर्व्स कैसे होते हैं। ठीक है।